of F such that the block shown in the arrangement does not move। ठीक है, तो यहां पर जो ब्लॉक है ये जो दिखाया गया है ये मूव ना करे। m की वैल्यू √3 दी गई है, म्यूएस 1/2 √3 दिया गया और g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको f की मैक्सिमम वैल्यू बतानी, मतलब कितनी मैक्सिमम वैल्यू यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं कि ये मूव ना करे। ठीक है, ये हमें यहां पर निकालना है। तो ये पुशिंग फोर्स का क्वेश्चन है। और एक चीज और आप याद कर समझ लो यहां पर कि, और इस बात को याद रखना कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे कह दिया गया अब फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है, बस फोर्स अप्लाई किया गया है, बस उसने लिख दिया एट एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, लेकिन उसने ये नहीं लिखा कि ये फोर्स जो अप्लाई किया गया है वो पुशिंग फोर्स है या पुलिंग फोर्स है। तो अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आप हमेशा पुलिंग फोर्स अज्यूम करेंगे, पुशिंग नहीं। ठीक है, तो आप क्या अज्यूम करेंगे? पुलिंग। अगर कुछ मेंशन नहीं है तब की बात की, जैसे मान लीजिए यहां पर दे दिया जाता कि आप फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, तो हम पुशिंग नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? पुलिंग फोर्स इमेजिन करेंगे। वहां पर पुशिंग करके करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग इसे यहां पर देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो जस्ट जब हम पुशिंग फोर्स की बात करते हैं तो आप याद करें न्यूटन्स थर्ड लॉ जब हम लोगों ने किया था तो उसके बाद 3 डायग्राम्स बताए गए थे। तो उन तीनों डायग्राम में हमने ये पुशिंग वाला और पुलिंग वाला भी केस दिखाया था। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ा देते हैं और देन हम इसके कंपोनेंट्स करते हैं। जैसे उसने कहा कि आपको यहां बताना है मैक्सिमम फोर्स की ये अरेंजमेंट मूव ना करे। ठीक है, तो पहले हम देखें कि ये मूव करेगा कैसे, तभी तो हम समझ पाएंगे, तभी तो हम कुछ सोचेंगे कि इसको रोकने के लिए क्या किया जाए। तो आप यहां पर अगर इसे हम ऐसे आगे बढ़ा दें और ये जो लाइन है इसी को हम आगे की तरफ ऐसे शिफ्ट कर दें। ठीक है, मतलब ये हो गया यहां पर फोर्स F। वही लाइन ऑफ एक्शन को हमने आगे बढ़ा दिया, तो ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो एक तरह से जब हम किसी बॉडी पर ऐसे फोर्स लगाएंगे तो उसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। यहां पर एक कंपोनेंट होगा इधर साइड में और वो हो जाएगा F cos 60 और एक डाउनवर्ड हो जाएगा जो हो जाएगा F sin 60। ठीक है, जब हम ऐसे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा F cos 60, ये हो जाएगा F sin 60। और बाकी और क्या क्या चीजें यहां पर रहेंगी, बाकी एक तरह से एक फोर्स यहां पर, एक मतलब वेट इसका रहेगा डाउनवर्ड तो mg हो जाएगा और अपवर्ड डायरेक्शन में यहां पर हो जाएगा रिएक्शनरी फोर्स R। ठीक है, सब यूजुअल है, पता ही हमें। तो आप देखो जब ऐसे आप अप्लाई करोगे तो वर्टिकल में तो R और ये डाउनवर्ड mg F sin 60 हो जाएगा, लेकिन इधर हॉरिजॉन्टल में F cos 60 है और इस F cos 60 के कारण ही तो ये आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा और जब करेगा तो यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा बैक डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऐसे बैक डायरेक्शन में यहां पर इसके ऊपर एक्ट करेगा फ्रिक्शनल फोर्स और वो फ्रिक्शनल फोर्स जैसे जैसे आप F बढ़ाते जाएंगे F cos 60 की वैल्यू भी बढ़ेगी और F cos 60 की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो एक तरह से इधर का जब आप फोर्स बढ़ाएंगे तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी तो बढ़ेगा। याद करो पहला डायग्राम 50 लगाया था तो 50 हो गया था, यहां पर फिर 20 ऐड किया तो फिर 20 हो गया, ऐसे किया था ना। तो जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जाएगा, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स कहां तक बढ़ेगा? म्यूएस आर तक, मतलब लिमिटिंग तक ही बढ़ेगा, उसके बाद नहीं बढ़ पाएगा। तो बढ़ते बढ़ते ये फ्रिक्शनल फोर्स कहां तक पहुंच गया? म्यूएस आर तक। अब म्यूएस आर के बाद आपने अगर जरा सा भी एफ बढ़ा दिया तो तुरंत ये स्लाइड कर जाएगा, यानी कि मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो उसने आपसे क्या कहा कि ये मूव ना करे, आप यहां कितना फोर्स लगा सकते हैं। तो अगर यहां म्यूएस आर आ गया तो इस सिचुएशन में जो भी हम यहां पर फोर्स लगाएंगे वो फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम फोर्स। जैसे आप बढ़ाते गए F तो यहां पर F cos 60 की वैल्यू बढ़ती गई, F cos 60 बढ़ता गया, म्यूएस आर भी बढ़ता गया। तो बढ़ते बढ़ते ये म्यूएस आर, मतलब म्यूएस आर नहीं सॉरी फ्रिक्शन बढ़ता गया, तो म्यूएस आर तक जब ये फ्रिक्शन पहुंच जाएगा लिमिटिंग तक, उसके बाद अगर आपने जरा सा भी F बढ़ा दिया तो ये मूव कर जाएगा। तो बस हमें यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स जब पहुंच जाएगा उस कंडीशन में जो फोर्स है वही हमें निकालना है, वही क्या हो जाएगा? मैक्सिमम फोर्स। जस्ट एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि F cos 60 म्यूएस आर के बराबर होगा और R की वैल्यू mg प्लस F sin 60 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो बस दोनों को आप इक्वेट करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे यहां पर जो भी आपका अननोन है। ठीक है, सारी वैल्यूज आपको दे ही दी गई हैं, तो डायग्राम आप बना लो, मैं सॉल्व कर दे रहा हूं।
एफ की वैल्यू तो हमें निकालनी है यहाँ पर cos 60 म्यू एस क्या दिया गया है आपको 1/2√3। तो यहाँ पर हमने एफ cos 60 को रखा म्यू एस आर के बराबर और आर प्लस एम जी, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी प्लस एफ साइन 60। आर ऊपर है, एम जी और एफ साइन 60 नीचे, दोनों इक्वेट कर देंगे वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए। तो यहाँ से आर की वैल्यू रख दी गई इक्वेशन फर्स्ट में। अब इक्वेशन फर्स्ट में जब रख दिया तो म्यू एस आर की जगह पर आ गया एम जी प्लस एफ साइन 60। एफ cos 60, तो cos 60 1/2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा f/2। यहाँ पर म्यू एस आपको दिया गया था 1/2√3, m की वैल्यू √3, g की वैल्यू 10, ये f हो गया sin 60 √3/2 होता है। अब एक तो ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा f और ये नीचे √3, एक √3 यहाँ है, यहाँ है, तो ये √3 हमने कॉमन ले लिया, तो √3 आ गया बाहर और नीचे वाला √3 पहले से था, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। अंदर क्या बचेगा 10 और प्लस f/2। अब इतना बचा जो यहाँ पर लिख दिया गया, ये f/2 इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, f माइनस f/2 मतलब f/2 इज इक्वल टू 10, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 20 न्यूटन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है 32 नंबर का क्वेश्चन। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम शोन इन फिगर इफ द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0.04। देखो यहाँ पर यही वाला क्वेश्चन हम पीछे आपको बता रहे थे कि हम लोगों के सिलेबस में जो है तो उसमें हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब ऐसे कोई कंडीशन है तो अब जैसे पहिए लगे तो आप यहाँ रोल करेंगे ये, तो आप ये सोचेंगे यहाँ पर हम क्या करें, कौन सा फ्रिक्शन सोचें। आपको कुछ नहीं करना, उसने सीधे मेंशन कर दिया कि हमें क्या कंसीडर करना है, काइनेटिक फ्रिक्शन कंसीडर करना है। और ये नीचे की तरफ यहाँ पर 30 न्यूटन 3 kg है, तो वेट कितना हो जाएगा 30 न्यूटन। तो आपको यहाँ पर क्या क्या निकालना है, एक तो उसने कहा है कि आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, ठीक है, और दूसरा उसने क्या कहा है व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और आपको टेंशन फाइंड आउट करना है। ट्राई करेंगे। जैसे आपको न्यूटन्स लॉ में क्वेश्चन कराया गया था तो उसमें हम लोगों ने यहाँ पर फोर्स लगा रखा था अलग से, जैसे इसमें फ्रिक्शन फोर्स दे दिया, वहां पर हम लोगों ने अलग से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रखा था। तो जैसे वो क्वेश्चन सॉल्व किया गया था वैसे ही सॉल्व कर लो, दो इक्वेशंस बना के। क्या प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में, कोई अंतर थोड़ा, और भी तो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना ऐसे जिसमें इस तरीके की कंडीशन थी। तो आपको जस्ट इक्वेशंस बनानी है और सॉल्व कर लेना है। जैसे यहाँ पर देखो कि सबसे पहले जैसे मान लिया हम यहाँ पर चाहे यहाँ की इक्वेशन बना लो चाहे उसके लिए मान लेते हैं ये तो नीचे ही जाएगा ना, तो मान लेते हैं यहाँ पर ये ए एक्सलेशन से इधर जा रहा है और ये ए एक्सलेशन से इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर हम ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखें मतलब 3 kg वाले के लिए फॉर 3 kg, तो 3 kg वाले के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 30 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, ठीक है। 30 न्यूटन यहाँ पर दिया गया है वेट और 3 किलोग्राम दिया गया है मास, तो ये 30 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, ठीक। अब आप यहाँ पर इसे डाल दें इक्वेशन 1 और जो यहाँ पर है फॉर 20 kg, तो जो 20 kg है उसके लिए अगर आप देखो तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर t माइनस एफ के,
ये एफ के हो जाएगा ना। तो यहां पर लिखेंगे हम टी माइनस एफ के इज इक्वल टू, इधर की तरफ का फोर्स पॉजिटिव, इधर का फोर्स नेगेटिव, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। तो मास कितना 20, तो 20 इंटू ए हो जाएगा। एफ के हमें पता है क्या होगा, म्यू के आर, और यहां पर अगर आप आर देखो तो आर और एम जी हो जाएगा डाउनवर्ड, यानी कि 20 जी। ठीक, 20 जी आ जाएगा ना, 20 दिया गया है आपको, हाँ 20 दिया गया है। तो ये आ जाएगा 20 जी। 20 जी का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, एक तरह से 200 न्यूटन हो जाएगा, अगर जी की वैल्यू हम लोग 10 ले रहे हैं, क्योंकि उसने 3 को 30 न्यूटन लिखा ना, तो मतलब जी की वैल्यू 10। तो आप यहां पर ये वैल्यू डाल दो, तो टी माइनस एफ के की वैल्यू डाल देते हैं। एफ के क्या हो जाएगा, म्यू के आर, और ये आ जाएगा 20 ए। दैट मीन्स टी माइनस म्यू के की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.04, तो 0.04, और यहां पर आ जाएगा 200 इज इक्वल टू 20 ए। दैट मीन्स टी माइनस मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 20 ए। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब जैसे हमने इतना यहाँ पर इसे लिख दिया है इसलिए कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, लेकिन अगर देखा जाए तो इतना लिखने की अब जरूरत थी नहीं। हमें पहले से पता है एफ के क्या होगा, म्यू के आर, और म्यू के आर का मतलब म्यू के एम जी। तो हम ये सब लिखते नहीं, डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या लिखते, म्यू के एम जी, टी माइनस म्यू के एम जी लिखते और डायरेक्ट यहीं पर वैल्यू डाल देते। ठीक है, लेकिन हमने लिखकर दिखा दिया कि एफ के था, एफ के को म्यू के आर लिखा, आर को हमने एम जी लिखा, एम जी की वैल्यू क्या है 200। ठीक है, तो वो एक दो लाइन बढ़ गई समझाने के लिए, अदरवाइज डायरेक्ट आप लिखते। और दूसरा यहाँ पर क्या है, 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3 इंटू ए। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर टी और टी हो गया कैंसिल। 30 माइनस 8 कितना आ जाएगा 22, और ये आ जाएगा 23 ए। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना आ रहा है 22 डिवाइडेड बाई 23। अब जैसे इसे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, हमें ये पता है कि ये अगर ये 22 की जगह 23 होता तो कितना आता आंसर 1, तो 1 से थोड़ा सा कम आएगा। बस जैसे अगर ज्यादा डिफरेंस होता तो थोड़ा सोचना पड़ता, लेकिन ये 1 बस यहाँ पर होता तो ये 1 आ जाता, मतलब 1 से थोड़ा सा कम आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर आप देखो 1 से थोड़ा सा कम 9.96 है, यानी कि 0.8 नहीं आएगा, 0.9 ही आएगा, चाहे आप करके देख लेना। ठीक है, तो 0.96 यहाँ पर हमने ले लिया बिना कोई कैलकुलेशन के, जस्ट ऑप्शन को चेक करते हुए और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कि ये वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम आएगी। अब इसको a को हम डाल दें पहली इक्वेशन में, तो वहां से आ जाएगा t। तो अगर हम इक्वेशन 1 देखें बाई 1, तो बाई 1 t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 माइनस 3 है, 30 माइनस 3 है, दैट इज 30 माइनस 3, और a की वैल्यू 0.96। तो यहां से क्या आ जाएगा 30 माइनस, क्या जाएगा ना, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 27.12 न्यूटन। तो देखते हैं 27.12 किस में आ रहा है, 27.1 पहला ऑप्शन जितने लोगों ने बताया था वो सही है, 0.96 और 27.1 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लेंगे। एक्सलेशन तो आप कहीं भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे हमने इक्वेशन लिखकर यहाँ पर बता दिया। एक्सलेशन के लिए आपको क्या बताया गया था, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो टोटल फोर्स यहाँ पर हो जाएगा 30, और बीच का तो हम काउंट नहीं करते हैं, माइनस म्यू के एम जी, और डिवाइडेड बाई एम कर देंगे वहां पर, मतलब जो टोटल मास हो जाएगा वही चीज आ जाएगी यहाँ पर। और फिर किसी एक के लिए आपको इक्वेशन लिखनी ही पड़ेगी, क्योंकि टेंशन ऐसे निकलेगी नहीं, तो चाहे उसके लिए इक्वेशन लिख लो चाहे इसके लिए, वो भी सही है। नोट कर लिया इसे, चलिए आगे देखते हैं। Calculate the maximum acceleration of a moving car so that a body lying on the floor of the car remains stationary. The coefficient of static friction between the body and the floor is 0.15. तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम एक्सलेशन देखना है कार मूविंग, और
जो बॉडी है वो उसके फ्लोर पर है। मतलब ऐसे कुछ आप इमेजिन कर सकते हैं यहां पर। तो जैसे आप यहां पर मान लो कि ये एक बॉडी रखी गई है और ये कार है, इसका एक्सलेशन हमने मान लिया ए, ठीक। तो उसने कहा मैक्सिमम एक्सलेशन क्या हो सकता है यहां पर। तो आप पहले देखो कि ये मूव ना करे, ये स्टेशनरी रहे। तो अगर कोई कार आगे की तरफ मूव करेगी तो वही कंडीशन बस ऑफ पैसेंजर वाला केस, कि बस आगे जा रही, पैसेंजर पर स्यूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, उसी की वजह से तो ये खिसकेगा। तो यहां पर एक स्यूडो फोर्स एक्ट करेगा बैक डायरेक्शन में। तो ऐसे हमने दिखा दिया और इसे हमने लिख दिया एम ए, ठीक। और ये है क्या, स्यूडो फोर्स। ये स्यूडो फोर्स है, ठीक। अब इसकी वजह से ये खिसकना चाहेगा इस साइड में, तो यहां पर एक्ट करेगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस लोकेशन पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा यहां पर, ठीक है, यहां पर वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल कितना होगा, म्यू एस आर। जैसे यहां पर आर ऐसे दिखा देंगे और mg डाउनवर्ड दिखा देंगे, तो यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, म्यू एस आर या म्यू एस mg कह सकते हैं। म्यू एस mg तो हो जाएगा आर इक्वल टू mg। तो आप सोचो कि अगर हम चाह रहे हैं कि ये इधर स्लाइड ना करे, तो यहां इसको रोकेगा कौन, फ्रिक्शन। तो हम चाहते हैं कि ये किस कंडीशन में रहे, स्टैटिक कंडीशन में। तो इस स्टैटिक कंडीशन में रखने के लिए हमें यहां पर है कि अगर हम चाह रहे हैं कि ब्लॉक will remain stationary if, आप बताओ क्या होना चाहिए, एम ए लेस देन आर इक्वल टू या ग्रेटर म्यू एस एम जी से। एम ए की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू या ग्रेटर देन आर इक्वल टू म्यू एस एम जी। सीधी सी बात है, लेस देन, क्योंकि इसी की वजह से चलेगा। तो जो रोकने वाला फोर्स है यहां पर, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, रोकने वाला फोर्स वो ज्यादा होना चाहिए ना। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि एम ए की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए म्यू एस एम जी से। तो अगर ऐसा रहेगा तो रोकने वाला फोर्स मान लिया ज्यादा है यहां पर, और ये एम ए की वैल्यू कम है, तो ये चलेगा तो है नहीं। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो एम तो कैंसिल हो जाएगा यहां से। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू म्यू एस जी। या फिर हम कह सकते हैं ए लेस देन आर इक्वल टू म्यू एस की वैल्यू 0. क्या दिया गया 15 और जी की वैल्यू 10। तो ये आ जाएगा ए लेस देन आर इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देखो इसको हमें कैसे पढ़ना है। ये कह रहा है कि ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा अगर ए की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1.5 हो। तो मतलब ए की वैल्यू 1.5 हो या उससे कम हो, यानी कि 1.5 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसका मतलब 1.5 क्या होगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू, या तो 1.5 हो या उससे कम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे ज्यादा नहीं हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ए मैक्स, वो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेल्फ इवेल्युएशन का क्वेश्चन नंबर आप जरा पढ़ेंगे 147। क्वेश्चन नंबर 147 सेल्फ इवेल्युएशन। सिर्फ पढ़ना है, करना नहीं। क्वेश्चन नंबर 147 सेल्फ इवेल्युएशन। पहला ऑप्शन आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन सेल्फ इवेल्युएशन में था और ये आपके यहाँ पूछा गया था 2023 में। क्वेश्चन में कितना अंतर है, सिर्फ कार की जगह ट्रेन लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी तो वही क्वेश्चन है ना पूरा, एज इट इज डेटा सहित। इसीलिए तुमसे हम कहा करते हैं कि जो क्वेश्चन सेल्फ इवेल्युएशन में दिए गए हैं वो भी आपको करने। आपको पहले भी अभी तक जितना कुछ हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन 2023 में आए थे, सारे क्वेश्चन बुकलेट में थे। कहीं ना कहीं वो सारी चीजें हम आपको पीछे से बताते चल रहे हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन, ये मोशन अंडर ग्रेविटी में भी था, मोशन इन 1D में भी था, उससे पहले भी जो यूनिट डायमेंशन या जो उससे पहले एरर तो इस साल नहीं पढ़ा है, वरना एरर का भी हम आपको बताते, वो भी क्वेश्चंस थे असाइनमेंट में जैसे हमने कराए थे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस वैसे आ रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना, बस जो बताया जा रहा है उसको तो कम से कम करते चलो। अब ये क्वेश्चन अगर आप जिसने भी सेल्फ इवेल्युएशन किया होगा 2-4 बार, ठीक है, उसको एग्जाम में कितना टाइम लगा होगा, मे भी हो सकता है इतनी बार करने से कई बार तो डेटा भी याद हो जाता है, देख के ही टिक करने वाला क्वेश्चन हो गया था।
वरना सॉल्व करने में भी टाइम नहीं लगता। अगर पहले से 4 बार कर चुके हैं तो इसको सॉल्व करने में टाइम थोड़ा लगता आपको, ठीक है। तो आप पीछे के जो भी क्वेश्चंस हैं और सेल्फ इवैल्यूएशन के और प्लस जो आपको कराए जा रहे हैं, दोनों से ही क्वेश्चंस मिलाकर कहीं इधर से आ जा रहा है कहीं उधर से, तो आपको पूरा प्रिपेयर करना है। सेल्फ इवैल्यूएशन बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। जो मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन हमने आपको कराया था तो वो भी सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन वो भी क्वेश्चन सेल्फ इवैल्यूएशन में पड़ा हुआ था एज इट इज, वो भी क्वेश्चन पूछा गया था, बस डेटा थोड़ा उसमें चेंज था, इसमें डेटा भी नहीं चेंज था, ठीक है।